डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू किए थे उसका हम फिगर फिर से बोल दे रहे हैं, देख लीजिए एक बार। ये सबसे अगला जो यहाँ पर ओपनिंग है इसका नाम माउथ है, और नीचे का जो सबसे पोस्टीरियर जो ओपनिंग है उसका नाम एनस है। इन दोनों के बीच में अगर इसका लेंथ कहा जाए आपके डाइजेस्टिव ट्यूब का, तो 6 to 9 होता है मीटर। मतलब करीब करीब 30 फीट का होता है ये इंटेस्टाइन आपका, या पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो ये ट्यूब है करीब करीब 30 फीट का होता है। अब आप समझ सकते हैं 30 फीट का है तो इसमें क्या क्या है भाई। माउथ से ये शुरू हुआ, उसके बाद आ गया बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपको बताया 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी कुल संख्या 6 होती है। 3 टाइप्स के हैं। एक पैरोटिड है जो कि ईयर के नीचे चीक रीजन में है। दूसरा जो है ना आपका सबलिंगुअल है जो जीभ के नीचे है। और तीसरा देखिए यहाँ पर है, ये जोड़ पर जहां पर दोनों जबड़ा आपका मिलता है, जा बोन मिलता है, इसलिए इसको सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी कहते हैं यहाँ पर। लेकिन ये भी खुलता है आगे में ही आकर, यहाँ पर खुलता है करीब करीब। रहता है कहाँ पर, वो जहां पर गर्दन आपका सर के साथ जुड़ता है ना उस कॉर्नर पर है करीब करीब यहाँ पर। ये तीनों का काम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, और इसका काम क्या है, सेलाइवा का सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ सेलाइवा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फेरिंग्स आपको बताया, ये जस्ट गला के ऊपर में ये जो रीजन है ये आपका फेरिंग्स का रीजन है, जिसमें आकर ऊपर से आकर नेजल ट्यूब खुला, सामने से आकर बकल कैविटी खुला, और नीचे से जो है ना 2 नली आकर खुलता है। एक नली था ओसोफेगस जो कि पीछे पाया जाता है, और आगे का जो नली है ये रीजन में जो नली एक है यहाँ पर, उस नली का नाम है लैरिंग्स, जो यहाँ पर नहीं है, केवल हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें फिगर दिखा रहे हैं। तो ये फेरिंग्स से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फेरिंग्स से जो नली नीचे बढ़ती है उसका नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस आगे जाकर एक वेटर, एक बड़ा सा चैम्बर में खुल जाता है जो भोजन को टेम्पोररी स्टोर करता है और डाइजेशन में मदद करता है। इसका नाम है स्टोमक। स्टोमक जो होता है, स्टोमक जो होता है वो आपका करीब करीब 4 गैलन, चार जो है ना वो लीटर भोजन को रखता है। मतलब 1 गैलन भोजन को ये इकट्ठा कर सकता है, इतना ये फैल सकता है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये कुछ हद तक छतरी के जैसा होता है, अंदर से फोल्डेड, छाता जैसे होता है ना आपका, वैसे ही अंदर से फोल्डेड होता है। आप देखे होंगे छाता जो है ना कितना पतला होता है, उसको आप आराम से जो है ना एक पतले से कवर में डाल देते हो, लेकिन जब खोलते हैं तो कितना बड़ा एरिया लेता है। जस्ट कुछ हद तक यहाँ पर भी यही स्थिति है। ये आपके किसका, स्टोमक का। स्टोमक जो है ना अंदर में फोल्ड जैसा इसका होता है, और जिसके चलते ये आराम से फैल सकता है। तो हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं, कैसे ज्यादा खाएंगे कैसे कम खाएंगे वो अभी हम बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो स्फिंक्टर मसल है जो भोजन, स्फिंक्टर मतलब होता है वो रबड़ जैसा कुछ हद तक, गोलाकार कुछ हद तक। ये क्या करता है, स्फिंक्टर मसल जो होता है वो मसल आपका, स्फिंक्टर मसल इस तरह का ऐसे बंद करता है, जैसे रबड़ लगाते हैं ना बाल वगैरह में, ऐसे ऐसे बंद करता है। तो ये क्या करता है, भोजन को जो है ना हमेशा जाने नहीं देता है, बल्कि रोक के रखता है स्टोमक में। और जब जरूरत हो या जब आगे बढ़ने की जो है ना हो गया डाइजेशन उतना कि आगे बढ़ सके, तब जो है ना यहाँ पर खोलता है इसको, और उस भोजन कहाँ चला आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसका नाम था डिओडिनम। देखो ये डिओडिनम का हिस्सा है यहाँ पर, ये ऊपर से देखिए ये तो बड़ी आंत नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर में यहाँ पर डिओडिनम ऐसे होता है यहाँ पर। डिओडिनम के और डिओडिनम के ये जो आर्क है उसमें आप देख रहे होंगे एक पीला जैसा रचना नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है जिसको आप आराम से देख सकते हो, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूं इसको, ये देखिए ये पैनक्रियाज का हिस्सा है। देखिए ये पैनक्रियाज है, यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे ये पीला, ये लाल जैसा, हाँ ये तो पीला जैसा था पैनक्रियाज का हिस्सा, कुछ लाल जैसा आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो लाल जैसा नजर आ रहा है रचना, इसका नाम है स्प्लीन। हाँ ये स्प्लीन है, यहाँ पर देखिए ये स्प्लीन है। स्प्लीन को ही हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं,
ब्लड बैंक इसलिए बोलते हैं कि जब एक्स्ट्रा आरबीसी हो जाए आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जो है ना आरबीसी की संख्या जब ज्यादा हो जाता है काम से, तो आरबीसी इसी जगह जमा होता है, इसी में जमा रहता है मेनली, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। किसको? इस स्प्लीन को। पैनक्रियाज का काम किसमें है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन इस स्प्लीन का काम जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा नहीं है। खैर, ये जो स्प्लीन है इसका एक और नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये क्या करता है, आरबीसी जो पुराना हो गया है, डिस्ट्रक्शन के मोड में आ गया है या खराब हो गया है, उसको यहाँ पर ये समाप्त करता है, खत्म करने का जो है ना ज्यादा बढ़िया व्यवस्था होता है। इसलिए इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। किसको? इस स्प्लीन को। ये पैनक्रियाज था, ये जो पीला जैसा नजर आ रहा है जो कि जस्ट स्टोमक के नीचे में है, ये लंबा सा ऐसे, और ये आपको बताए जो रेड जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है ये स्प्लीन है। अब आ जाइए, ये जो बड़ा सा नजर आ रहा है देखो चेस्ट रीजन के नीचे में, ध्यान रखिएगा, चेस्ट रीजन में जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, केवल एक ओसोफेगस है, ये नली ओसोफेगस जो कि पैनक्रियाज से निकला है। और ये देखो आपको सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है ना उसको भी अब बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये है सबलिंगुअल ग्लैंड और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है या सब मैग्युलरी ग्लैंड है, इसका ओपनिंग भी आगे में ही होता है। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये आ गया लीवर का पार्ट। लीवर देखिए बायां तरफ है कि दायां तरफ, साफ नजर आएगा, ये बाएं साइड में है ना। कौन है? स्टोमक। बीच से देखिए, ये बीच हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर से थोड़ा बाएं तरफ। और यहाँ पर अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो लीवर के अंदर में थोड़ा सा ये नली जैसा नजर आ रहा है, यहाँ से वो आपका ओसोफेगस का हिस्सा है जो कि इसमें आकर खुलता है। खैर, हम ये लीवर का बात करते हैं। लीवर को अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लीवर में आपको दो आपका हिस्सा नजर आ रहा होगा। हाँ देखिए, ये एक बड़ा हिस्सा है राइट साइड का, इसको राइट लोब बोलते, और ये एक छोटा सा हिस्सा जो आपका कोन नुमा नजर आ रहा है, ये इसका नाम है आपका लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट लोब है ये। किसका? लीवर का। हाँ, ये लीवर है। लीवर से देखो एक नली निकला है, हिपैटिक नली निकलता है, और इसी से जो है ना लीवर अपना सिक्रीशन को देता है यहाँ पर, जिसका नाम है बाइल, है ना। तो लीवर के सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। और वो नली से आकर देखिए यहाँ पर आता है ना, लेकिन डायरेक्ट खुलता नहीं है, ये फिर चला जाता है किसमें? ये गॉल ब्लाडर में। ये जो नजर आ रहा है आपको ब्लैक जैसा कुछ, ब्लू ब्लैक, ये आपका गॉल ब्लाडर है। गॉल ब्लाडर लीवर से अलग है, ध्यान रखिएगा, लीवर के नीचे में है। और इसका नली जो है ना वो लीवर के से जो आपका नली निकला है जिससे सिक्रीशन आता है उसका, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सबसे पहले सिक्रीशन इसका आता है लीवर का, वो सिक्रीशन चला जाता है गॉल ब्लाडर में, और यहाँ पर कंसंट्रेट होता है, वो बाइल कंसंट्रेट होता है और इकट्ठा रहता है, समय समय पर बाहर निकल सकता है। तो ये आपको लीवर दिखा रहे थे, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। लीवर आपका करीब करीब 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg, है ना, 1500 ग्राम का होता है करीब करीब। अब हम आपको इंटेस्टाइन के बारे में तो बता ही दिए थे कि इंटेस्टाइन करीब करीब आपका 6 से लेकर 9 मीटर का होता है, मतलब टोटल। कहां से? माउथ से। माउथ से अगर हम यहां से शुरू करें और कहां तक आए? नीचे एनस तक आए, ये एनस जो अंतिम छेद है, यहां तक अगर हम आते हैं तो यहां तक का जो लंबाई होता है 6 से 9 मीटर होता है। और वो जो 6 से 9 मीटर होता है अगर फीट में बदलना चाहे तो करीब करीब 30 फीट हो जाएगा। सोच लो कितना लंबा है, 30 फीट लंबा आपका इंटेस्टाइन है पूरा इसमें। लेकिन इसके साथ हम एक और बात बताना चाहेंगे, ये जो हम करीब करीब 30 फीट आपको बता रहे हैं, ये मरा हुआ का बता रहे हैं, जिसका पोस्टमार्टम आप सुनते होंगे, पोस्टमार्टम किया जाता है, मरने के बाद उसका चीड़-फाड़ करके देखा जाता है। तो मरने के बाद जो आपका बॉडी है जिसको कैडवर बोलते हैं, उसका जो है ना इंटेस्टाइन का लंबाई करीब 30 फीट होता है। लेकिन जब हम जिंदा रहते हैं तो इसका लंबाई जो होता है इंटेस्टाइन का थोड़ा कम होता है। हाँ, आप बोलोगे क्यों सर, जिंदा में कम क्यों होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन का जो दीवार होता है ना वो मसल्स का बना होता है, और वो मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जिसके चलते जीवित रहने पर हम लोग के अंदर में इसका लंबाई थोड़ा कम होता है। किसका? इंटेस्टाइन का। लेकिन जब हम मर जाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए बेड पर पड़े होते हैं, तो उस समय इसकी लंबाई करीब करीब 30 फीट तक हो जाती है। खैर,
हम आ रहे थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 6 से 7 मीटर का होता है। और अगर जिंदा में अगर बात करें तो करीब करीब जो है ना ये आपका 2 मीटर का होता है। मतलब कि 2 मीटर का मतलब हो जाएगा, आप फीट में अगर इसको बदलो तो करीब करीब 6 फीट का बात है। ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है, परिधि जिसको बोलते, गोल है ना, ये पाइप नुमा है ना, तो करीब करीब 1 इंच होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। जबकि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर इसके तुलना में 2.5 गुना तक ज्यादा होता है, 2.5 गुना, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे थे। अब देखो, तो ये हम लोग डियोडनम का बात कर लिए। डियोडनम के बगल में जो है ना हम लोग बात किए किसके बारे में, वो आपका पैनक्रियाज के बारे में बात किए। और इधर देखो लीवर देख चुके हैं हम। लीवर में 2 लोब था, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इससे सिक्रीशन जो निकलता था नली से, बाइल था। और वो बाइल जो है ना सबसे पहले कहाँ चला जाता है, उसके राइट लोब के नीचे में एक थैलीनुमा रचना है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, इसमें चला जाता है। अगर हम अनियमित खाते हैं, समय से रूटीन से नहीं खाते हैं, तो इसी में जो है ना वो बाइल थोड़ा कंसंट्रेट हो जाता है और उसको बोलते हैं पथरी हो गया है लीवर में। तो ये पथरी जो बोलते हो ना आप, जो पत्थर बोलते हो, स्टोन बोलते हो, जनरली जो है ना लीवर में अगर कहीं हुआ है तो ये इसी में होता है, गॉल ब्लैडर में हो जाता है। ठीक है। इसको सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम डियोडनम से नीचे बढ़ते हैं, ये डियोडनम था, हाँ, डियोडनम से नीचे बढ़ते हैं तो देखो पूरा उलझा हुआ रचना नजर आ रहा है। और कितना लंबाई बता रहे हैं सोलिस्टेन का, अगर हम मरे हुए हैं तो 6 से 7 मीटर, सोच लीजिए, 6 से 7 मीटर का मतलब करीब 20 फीट स्मॉल इंटेस्टाइन है केवल, किसमें, मरा हुआ में। लेकिन जीवित का बात करें तो करीब 6 फीट होता है, मतलब कि 2 मीटर करीब निकलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, इसके मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होके रहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं जेजुनम। तो हम इसका बात करते हैं जेजुनम। जेजुनम है किसके नीचे, ये डियोडनम था, और डियोडनम के नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं जेजुनम। और नीचे आते हैं हम तो अब आएंगे इलियम। ठीक है। इलियम का बात करते हैं। थोड़ा सा हम इलियम में बात अगर करें तो उसको देखते हैं इलियम को। इलियम जो है उसमें आपको हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, ये ए था जेजुनम और उसके नीचे ये था इलियम। देखो ये इलियम का पार्ट है, नीचे का हिस्सा जो है स्मॉल स्टैंड का वो इलियम है। फिर से बोल दे रहे हैं, ऊपर में डियोडिनम है, उसके बाद जेजुनम है, उसके बाद इलियम है। हम लोग आएंगे अगर 11th में या मेडिकल वगैरह में जब पढ़ते हैं तो इस ये सब का भी लंबाई आपको पढ़ना है, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कम देखते हैं। अब देखिए ये जो इलियम है ना इस चैम्बर में आकर खुला है, यहाँ पर एक बड़ा सा चैम्बर है, इसी चैम्बर में आके खुलता है। इस चैम्बर का नाम है सीकम। देखो ये जो चैम्बर है उसका नाम है सीकम, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये जो देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम से नीचे कुछ देख रहे होंगे, एक छोटा सा कुछ लटका हुआ जैसा है ना, एक छोटा सा रचना जो लटका हुआ है, इसका नाम है अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसलिए बोलते हैं कि देखने में कीड़ा जैसा लगता है। तो वर्मी मतलब होता है कीड़ा, कृमि, है ना, कीड़ा फॉर्म रूप में, कीड़ा फॉर्म में अपेंडिक्स, है ना। रियली में इसका नाम अपेंडिक्स है, लेकिन चूंकि कीड़ा जैसा नजर आता है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। और इसी में अगर सूजन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो ये सिकम था, सिकम बड़ी आंत का हिस्सा है। देखो जो भी डाइजेशन होना है, जो भी डाइजेशन होना है और एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेशन तो शुरू हो जाएगा यहीं से, बकल कैविटी से। देखिए ये जो है ना बकल कैविटी से डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ओसोफेगस में अपना कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई सिक्रीशन नहीं होता, ग्लैंड नहीं होता, तो ओसोफेगस में सामान्यतः जो सैलिवरी ग्लैंड का जो एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज वगैरह जो कि सलाइवा में पाया जाता है, उसी के थ्रू आपका डाइजेशन होते रहता है। स्टोमक में जब आते हैं तो स्टोमक का दीवार पर कुछ ग्लैंड्स पाया जाता है जिसका नाम है पेप्टिक ग्लैंड्स, है ना, दीवार पर होता है। दीवार का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कुछ हद तक ऐसे समझ लो जैसे नदी के तल पर देखे होंगे आप, पानी निकलता है नीचे से,
उसी तरह से इसके दीवार पर जो है ना वो ग्लैंड्स होता है जिसका नाम है पेप्टिक ग्लैंड्स या स्टोमक ग्लैंड्स। और ये क्या करता है, इसमें कई प्रकार के सिक्रीशन को देता है, जिसमें HCl है, जिसमें म्यूकस है, म्यूकस मतलब कि खखार या नेटा जैसा कुछ पदार्थ है, हाँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और इसमें पेप्सिन होता है, रेनिन या काइमोसिन होता है, जो कि यहाँ पर निकलता है पेप्टिक जूस के रूप में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर में एक बड़ा सा चैम्बर था जिसका नाम है स्टोमक, है ना, स्टोमक में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से शुरू हुआ। देखो ये जो है ना, ये देखो यहाँ पर रबड़ जैसा कुछ बैंड जैसा नजर आ रहा है, ये स्फिंक्टर मसल है। अभी आपको हम बताए थे कि जैसे बाल में चोटी वगैरह में जो हम लोग लगाते हैं ना रबड़, हाँ, वैसा यहाँ पर देखो रबड़ जैसा मसल्स का बना हुआ रबड़ होता है जो बंद करके रखता है भोजन को, किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। और समय समय पर वो जब खुलता है तो भोजन आगे बढ़ता है। ये जो है ना यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, और जिसका लंबाई करीब 6 से 7 मीटर बताए हम मरने के बाद। लेकिन अगर जिंदा में है तो करीब 2 मीटर होता है। और 2 मीटर या फिर 6 से 7 मीटर का जो बात बोले, इसका मतलब करीब 20 फीट का है ये। हाँ, मरने के बाद ये लंबा हो जाता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डियोडनम था। और डियोडनम में भोजन का डाइजेशन जो है ना वो काफी बढ़िया से होता है। मोस्ट एक्टिव साइट है ये, इतना दूर का जो रीजन है ना, यही मोस्ट एक्टिव साइट है। इसमें सिक्रीशन किसका किसका आता है? एक तो ये लीवर हो गया आपका, जिसका बाइल आता है किसमें से? ये जो आपका गॉल ब्लैडर है ना उसमें से आएगा। डायरेक्ट इसमें से बाइल नहीं आएगा लीवर से, डायरेक्ट किसमें से आएगा? गॉल ब्लैडर से आएगा। बाइल पहले लीवर से आता है और चला जाता है किसमें? गॉल ब्लैडर में। वहां गाढ़ा बनता है, वहां स्टोर रहता है, और समय समय पर यहां से निकलकर डियोडनम में आता है। फिर बाइल का काम क्या था? फैट के डाइजेशन में इमल्सिफिकेशन करना। उसके बाद ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो भी आता है किसमें? डियोडनम में। और इसके सिक्रीशन को बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, इधर तो आपको बताए थे ये रेड वाला रीजन था, इसका नाम स्प्लीन बताए थे। अब यहाँ पर ये जो आपका डियोडनम देख रहे हो ना, इसके दीवार पर भी आपका ग्लैंड्स होता है। जैसे कि स्टोमक के दीवार पर बताया ना कि वहां से रिश्ते रहता है इंजाइम्स, ऐसे ही यहाँ भी जो है ना दीवार पे ग्लैंड्स होता है, और उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पर डाइजेशन जो है ना खूब होता है, भरपूर रूप में होता है। और करीब करीब जो है ना 95% जो है ना डाइजेशन करीब करीब, या 90+ जो है ना डाइजेशन यहाँ हो जाता है। कहाँ? डियोडनम से आगे बढ़ते बढ़ते तक। उसके बाद जब जेजुनम में आते हैं ना, तो जेजुनम में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इलियम तक जाते जाते करीब करीब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है किसमें? जेजुनम में। डाइजेस्टिव पार्ट का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जेजुनम में भी क्या होता है? जेजुनम के दीवार पर भी देखा गया इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं काफी मात्रा में, और वो क्या करते हैं? इंटेस्टिनल जूस देते हैं, जिसको हम लोग सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। और ये क्या करता है? भोजन को कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्लस इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जेजुनम के बाद नीचे का जो हिस्सा है इलियम, यहाँ भी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन भिलाई ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में जेजुनम रीजन में ही पाया जाता है। ये जो रीजन है जेजुनम का, इसमें भिलाई काफी ज्यादा होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन करने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर कहीं होती है आपके इंटेस्टाइन का डाइजेस्टेड फूड को, तो कहाँ? जेजुनम रीजन में। इलियम जो है वो आपका लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटा पार्ट होता है। डियोडनम सबसे छोटा था, उसके बाद आपका इलियम, और जेजुनम थोड़ा बड़ा होता है। इलियम जो है ना वो आपका आके खुल गया किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। ये सीकम है, और जहां पर आके जुड़ा है ना इसमें सीकम में, खुला है ना, वहीं पर एक छोटा सा कीड़ानुमा रचना होता है जो नीचे की तरफ नजर आ रहा है आपको। इसका नाम था अपेंडिक्स। हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखिए कहां पर है? ये आपका एब्डोमेन का रीजन है, ये पेट का रीजन है ना। और यहां से देखिए ये आपका जांग शुरू हुआ है पैर का। तो जहां पर वो जांग और पेट मिलता है ना, देखिए इस रीजन में है, यहाँ पर दाहिने साइड में। तो अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है आपको या स्वेलन है, तो ये अपेंडिसाइटिस का रीजन है। कहां पर? दाहिना साइड बोल रहे हैं, बायां साइड नहीं, दाहिना साइड, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो आपका
कहां से शुरू हुआ था, सिकम से, और देखो आगे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। कल बताए थे, देखिए लेबलिंग किया हुआ है इसमें, असेंडिंग कोलोन, है ना। तो असेंडिंग कोलोन किसका पार्ट है, लार्नस्टाइन का पार्ट है। नीचे सबसे अगला हिस्सा जो था उसका नाम सिकम था, सिकम से ऊपर असेंडिंग कोलोन। और ये देखिए ये है कोलोन का वो हिस्सा जो आपका फिर से घूमा है आपके बॉडी के लंबाई के ट्रांसवर्स में, और इसलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलोन। इसका नाम क्या हो गया, देखो ये जो है ये है ट्रांसवर्स कोलोन। और उसके बाद देखिए फिर ये घूमा है आपका कहां पर, जस्ट स्टोमक के नीचे से आके फिर घूमा है और घूम के फिर नीचे गया है। और ये जो घूम के नीचे जाता है ना, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये डिसेंडिंग कोलोन है जो नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है डिसेंडिंग कोलोन। और फिर आपको अगर याद होगा तो बताए थे कि ये तो आपका बाएं साइड में है ना, बाएं साइड में ये आपका जा रहा था नीचे डिसेंडिंग कोलोन, वो मुड़ के देखिए बीच में चला गया है सेंटर के तरफ। तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा यहाँ पर है लाइनस्टाइन का, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन या एस कोलोन। ये सिग्मॉइड कोलोन है, ठीक है। और ये है रेक्टम, इसी को रेक्टम बोलते, जिसमें मल जो होता है मतलब लैट्रिन जो होता है वो टेम्पोररी रूप में स्टोर होता है। ये देखिए यहाँ पर बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, मसल्स का बैंड है। और ये जो मसल बैंड है वो आपका क्या करता है, समय समय पर इसको बाहर जाने देता है खोल के। नहीं तो क्या होता, अगर मसल बैंड नहीं होता तो लगातार जो है ना वो आपका लैट्रिन होता रहता, हाँ, जो जाता यहाँ निकलता चला जाता। तो ये इसको रोक के रखता है किसमें, रेक्टम में, मल को या फिशेस को। अब हम एनल कैनाल बोल रहे हैं, देखो ये जो है ना जहां पर बैंड है उसके आगे में जो कैनाल जैसा थोड़ा सा बचा हुआ है इसको बोलते हैं एनल कैनाल। और एनल कैनाल के नीचे में जो पोर है इसी का नाम है क्या, एनस। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हिसाब किताब था, और उसको हम क्लियर से क्लियर समझा देने का कोशिश किए आपको, और समझाया भी। अब हम बात अगर करें आगे का, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। माउथ के जो आपका था कैविटी या बकल कैविटी जो था, उसमें पाया जाने वाला एक हिस्सा है जिसका नाम टीथ है। आपके किताब में ये पीछे दिया है डेंटल कैरिज करके और डेंटल प्लग के रूप में, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आगे में पढ़ लें ताकि पीछे जो है केवल डाइजेशन का ही हिस्सा रहे। देखो एक 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 छोटा सा ये टीथ का हिस्सा है, टीथ को हम दिखाना चाह रहे हैं। उसमें टीथ को कैसे किस भाग में बांटते हैं कैसा होता है उसको लेना चाह रहे हैं। आपका जो नॉर्मल टीथ होता है उसको हम दो भाग में, तीन भाग में तो आराम से बांटते हैं, ठीक है। और एक जो है उसमें आपका है वो आपका टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। देखो एक टीथ का ये आपका सेक्शन है ना। उसमें हम देखो ये जो आप देख रहे हो कुछ नीचे में, नीचे से शुरू करते हैं। ये जो आपका देख रहे हो जिसमें कुछ आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो कुछ जिगजैग जैसा पाया जाने वाला, या ज्यादा अच्छा बोले मोजाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये आपका बोन है जिसको जा बोन बोलते हैं, है ना, जबड़ा का बोन बोलते हैं। इस जबड़े के बोन में देखिए ये कैविटी है या जगह है, इसको बोलते हैं क्या, जा बोन सॉकेट। तो आपकी जो भी दांतें होती है ना, जो भी पूरे मुंह की दांत हैं, वो सब की सब जो है ना जबड़ा का जो हड्डी होता है उसमें कैविटी पाया जाता है, उसी में पाया जाता है सारा का सारा दांत। ये जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं जा बोन सॉकेट, जबड़े के हड्डी का सॉकेट, उसमें दांत अंदर घुसा रहता है, ठीक है। ये जबड़ा हो गया, जाबोन जिसको बोल रहे हैं। अब इस जाबोन में देख रहे होंगे बीच में नली जैसा स्ट्रक्चर है कुछ, है ना, नली है ये जो नली है ना, ये रियली में आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं जो कि आपके दांत के अंदर होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको आने जाने का रास्ता देता है, पाथवे देता है। और आपका जो टीथ होता है देखो नीचे में यहाँ पर देख रहे होंगे आप, छेद है कुछ, है ना, वो आपका छेद जैसा नजर आ रहा है। और वो जो छेद नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कैनाल, है ना, टीथ टूथ कैनाल बोलते हैं।
या रूट कैनाल बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है तो रूट भी बोलते हैं दांत का। तो रूट कैनाल है ये, और इसी रूट कैनाल से जो है ना ये आपका टीथ के अंदर जो भरा होता है कनेक्टिव फाइबर्स, ब्लड फाइबर, ब्लड वेसल्स होता है या नर्व फाइबर्स होता है, वो आपका रूट कैनाल से ही जुड़ा होता है आपके बोन और बॉडी से। ठीक है, ऐसे जड़ जैसा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये फिर से यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, ये बोन है, कौन बोन? जा बोन, अपर जा या लोअर जा बोन। उसमें कैविटी है जिसका नाम है जा बोन सॉकेट, और ये जो जा बोन सॉकेट है उसी में आपका टीथ जो है ना धंसा होता है, मौजूद होता है। अब आपके टीथ का बात करें हम, ये समांतर आपका वो टीथ है जो लंबा जैसा होता है जिसे केनाइन कहते हैं, उसको लिए हैं काट के। देखो, टीथ को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो हिस्सा जो आपके गम के अंदर है, ठीक है, गम के अंदर है। एक वो हिस्सा जो आपके जबड़ा वाले हड्डी के अंदर है, ठीक है। जो जबड़े वाले हड्डी के अंदर है या मतलब जाबोन के अंदर है, उसको रूट बोलते हैं। तो रूट क्या है? द पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट इनसाइड जाबोन सॉकेट, है ना। जाबोन सॉकेट के अंदर जो हिस्सा, ये देखो, ये जो हिस्सा है ना यहाँ तक, जस्ट मसूड़ा के नीचे, है ना, मसूड़ा के नीचे तक का जो दांत का हिस्सा है उसको बोलते हैं क्या? हम रूट बोलते हैं। मौजूद कहाँ होता है वो? जबड़े के हड्डी के अंदर। अब हम आगे बढ़ते तो नेक बोलते हैं, दूसरा हिस्सा होता है आपका दांत का। नेक जो होता है ना वो मसूड़ा के अंदर होता है, जिसको गम बोलते हैं आप, या जिंजीबा बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है हिस्सा, उसको बोलते हैं नेक। जो जबड़े के हड्डी के अंदर होता है उस दांत के हिस्से को रूट बोलते हैं। जो जबड़े पर आपके जो गम होता है, जिसको मसूड़ा बोलते हो, उसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं नेक। लेकिन जो बाहर नजर आता है, मतलब गम से ऊपर, मसूड़ा से ऊपर जो हिस्सा होता है दांत का, जो बाहर से देख सकते हैं, हम देख पाते हैं, उसका नाम है क्राउन। तो ये हो गया क्राउन, ठीक है। क्राउन और दांत के अन्य जो हिस्से हैं, नेक, रूट, फिर से बोल दे रहे हैं, जो जबड़ा के हड्डी के अंदर है रूट, जो मसूड़ा के अंदर है दांत का वो पार्ट नेक, और जो बाहर है या बाहर से नजर आता है दांत का के उस हिस्सा को बोलते हैं क्राउन। अब देखो, समानता 3 लेयर पाया जाता है आपके दांत पर। सबसे बाहर का लेयर जो होता है वो आपका क्राउन रीजन में इनामेल कहलाता है। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं इनामेल। लेकिन इनामेल होता कहाँ भाई? क्राउन रीजन में। देखिए यही तक है, क्राउन रीजन में यही तक है। तो इनामेल, कोई पूछेगा इनामेल क्या है तो क्या बोलोगे? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ, है ना, प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ क्राउन, क्राउन के रीजन में पाया जाता है। ये आपका हार्डेस्ट मटेरियल या हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है आपके बॉडी का। आपके बॉडी में जो सबसे कड़ा हिस्सा होता है, उसमें सबसे कड़ा जो होता है वो है आपका इनामेल। कड़ा हिस्सा में सबसे कड़ा इनामेल होता है, जो कहाँ पाया जाता है? दांत के क्राउन रीजन में। उसके कहाँ तक? क्राउन तक। नीचे का जो हिस्सा है नेक और रूट, उसमें इनामेल के जगह पर एक दूसरा लेयर पाया जाता है जिसका नाम है सीमेंटम। तो सीमेंटम क्या है? वो टीथ का आउटर लेयर है, किस रीजन में? नेक और रूट के रीजन में, ठीक है, सीमेंटम। जबकि क्राउन के रीजन में सबसे आउटर कौन है? इनामेल। उसके बाद दूसरा लेयर है डेंटाइन। डेंटाइन देखिए आपका पूरे दांत पर पाया जाता है। क्राउन रीजन में भी डेंटाइन होता है सेकेंड लेयर के रूप में, और नेक रीजन में, रूट रीजन में, सब में जो है ना डेंटाइन आपका दूसरा लेयर के रूप में है। सबसे अंदर का लेयर जो है उसको यहाँ पर लेबलिंग नहीं किया है,
हम आपको बोल देते, उसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट लेयर। सबसे अंदर का लेयर है ओडोंटोब्लास्ट लेयर। ओडोंटो, ODONTOBLAST, ओडोंटोब्लास्ट लेयर सबसे अंदर का लेयर है दांत का। वो लिविंग सेल्स का बना होता है। और वो जो ओडोंटोब्लास्ट जो आपका सेल्स होता है, वो आपका क्या करता है, वो क्या करता है, वो हमको, वो आगे पढ़ाएंगे हम जब 11th में या मेडिकल में पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। ओडोंटोब्लास्ट लेयर आप लोग में नहीं देता है समांतर। वो जो तीसरा लेयर है अंदर का, ये जो देख रहे हो पीला जैसा, उसके जस्ट किनारे में देखिएगा एक लेयर है, इसी का नाम है ओडोंटोब्लास्ट लेयर। ये जो ओडोंटोब्लास्ट लेयर है उसमें लिविंग सेल्स होता है जो दांत को बनाता है, या दांत फॉर्मिंग, है ना, टीथ फॉर्मिंग या टूथ फॉर्मिंग सेल्स होता है ओडोंटोब्लास्ट, उसी का लेयर होता है सबसे अंदर में, जैसे प्लास्टर होता है ना उस तरह का। अब बीच में ये जो खाली जगह नजर आ रहा था, इसका नाम है पल्प कैविटी। और ये जो इसमें लाल जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको, पीला जैसा जो कुछ नजर आ रहा है, इसमें ब्लड वेसल्स है और नर्व है और कुछ आपके कनेक्टिव फाइबर्स हैं। किसमें? पल्प कैविटी में। तो पल्प कैविटी क्या है भाई? पल्प कैविटी स्थान है, खाली जगह है जो दांत के अंदर पाया जाता है, हाँ, बीच में पाया जाता है। और उसमें जो पदार्थ भरा होता है, जो स्ट्रक्चर्स भरे होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होता है, कनेक्टिव फाइबर्स होता है, नर्व फाइबर्स होता है, इसको बोलते हैं पल्प, है ना, पल्प, जो बीच में था। अब आ जाइए, ये आपका पल्प जो है वो आपका देखो रूट कैनाल से बाहर जाता है और आपके दांत से जुड़ा होता है। लेकिन कई बार जो होता है ना आपका, वो समस्या यहाँ पर आ जाता है। वो समस्या क्या आता है कि ये जो रूट कैनाल है वो शुरुआत में तो खुला रहता है। रूट कैनाल जो देख रहे हो ना, वो शुरुआत में खुला रहता है, लेकिन 25 साल के बाद, 25 ईयर्स के बाद समानता ये 26 28 होते तक ये बंद हो जाता है यहाँ पर। तो रूट कैनाल जब बंद हो जाता है ना, तो अंदर का जो हिस्सा होता है टीथ का, वो डेथ कर जाता है, मर जाता है। और इसी कारण से जो दांत में वृद्धि होना होता है वो सर्टेन एज तक, 20 22 25 तक होता है। उसके बाद टीथ में ग्रोथ नहीं होता है। तो उसके बाद केवल दांत टूट सकता है, खराब हो सकता है, बन नहीं सकता है। तो ये आपको टीथ को बता रहे थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ देख रहे हो कि आप, गोटी गोटी जैसा है कुछ, है ना, ईंटा जैसा सरियाया हुआ है। इसका नाम है पेरीडोंटल मेम्ब्रेन या पेरीडोंटल लिगामेंट, है ना। पेरीडोंटल मेम्ब्रेन या पेरीडोंटल लिगामेंट। पेरी मतलब बाहर से, डोंटल मतलब दांत, लिगामेंट पकड़ के रखने वाला है। तो ये क्या करता है, दांत को आपके जाह में पकड़ के रखता है, जबड़ा में उसको, जबड़ा का जो हड्डी है ना उसमें जोड़ के रखता है। कौन? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन या लिगामेंट। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे थे टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। और टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में जो बता रहे थे, डेंटल फार्मूला का हम बात करते हैं। और डेंटल फार्मूला आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे चल के पढ़ना है तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं दांत के बारे में। ये आपका परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ किसमें पाया जाता है? सामान्यतः जो बच्चे आपके 12 साल से ऊपर हो जाते हैं, 12 13 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, उनमें परमानेंट टीथ जो है ना आने लगता है। 25 साल में ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है। परमानेंट का मतलब है ये दोबारा टूटेगा नहीं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, आपका मिल्क टीथ होता है जो आपका समय समय पर गिरता जाता है और आता जाता है। अब हम यहाँ पर डेंटल फार्मूला का पहले बात कर लें। डेंटल फार्मूला है क्या? तो डेंटल फार्मूला जो है हम उसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ये देखो, ये एक जबड़ा लिए हैं हम, है ना, ऐसे एक जबड़ा है ये ऊपर का। इसी तरह का जबड़ा होगा नीचे का भी, है ना। नीचे भी हम लोग का जबड़ा है, अपर जा और लोअर जा। तो अपर जा जो होता है और जो नीचे का लोअर जा होगा, उसके बीचों बीच ऐसे बांट दो। ठीक है, तो जो ये जो हिस्सा है आपका एक साइड का, अपर जा का और कौन, लोअर जा का, इसी को हम इसी पे जो दांत का सजावट है,
इसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला। क्या बोलेंगे? डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या है? आधा आधा जो है ना दांत जबड़े पर, ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े पर जैसे सजा हुआ होता है, उसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला। देखो बच्चों में अब आएंगे हम, ये तो परमानेंट टीथ का बात था, थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। अगर नीचे जाएं तो बच्चों का बात करते हैं। ठीक है, बच्चों का यहाँ पर हम बात करते हैं। तो बच्चों में अगर हम बात करें, थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, बच्चा का है, दांत का है। तो बच्चा में अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए बीच में दांत है दो, है ना, किनारा में दांत है, और बाकी दांत का क्या स्थिति आप नजर आ रहा होगा यहाँ पर। देखिए अगर हम चिल्ड्रन का बात करें, हम चिल्ड्रन का बात करें, बच्चों का बात करें, तो उसमें दांत को हम कई भाग में बांटते हैं, सब में बांटते हैं, अपने में भी बांटते हैं। देखो सबसे जो बीच का दांत होता है, ये चार जो होता है, जो चौड़ा जैसा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इंसीजर। ध्यान रखिएगा, ये जो बीच का दांत है, ये जो चार आपको नजर आ रहा था यहां तक, इसको कहते हैं इंसीजर। तो अगर बीच से बांटेंगे तो दो इंसीजर लेफ्ट में चला जाएगा, दो इंसीजर क्या चला जाएगा? राइट में। उसके बाद जो ये दांत का हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, इसका नाम है क्या? केनाइन। ये है आपका केनाइन, केनाइन है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते, अगर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अगर हम बात करें तो प्री मोलर का बात करते हैं, और केनाइन के बाद का जो हिस्सा है उसका नाम है प्री मोलर। तो अगर हम प्री मोलर का बात करें तो उसमें देखिए क्या स्थिति है। ये जो हिस्सा है, ये जो दांत है, दो बायां में इधर और दो दायां में इधर, देखिए ये है प्री मोलर। आपको याद होगा, फिर से बोल दे रहे हैं, ये आपका चार दांत जो है इसका नाम है इंसीजर। लेकिन और दांतों को अगर हम देखें तो उसमें आपका जो ये जो आपका एक बीच में ये जो दांत आपको नजर आ रहा है, ये है इंसीजर के बाद केनाइन। तो एक केनाइन दायां हो गया, एक बायां हो गया, एक जबड़ा पर। तो एक नीचे वाले जबड़ा पर होगा तो ऊपर भी ऐसे ही है, सब पर ऐसे ही। तो ये ऊपर, ये जो चार हो गया सामने से इंसीजर, बगल वाला केनाइन, उसके बाद दो लेफ्ट और दो राइट में है आपका प्रीमोलर, और नीचे वाला यहां जो नजर आ रहा है ये आपका तीन दायां तीन बायां एक जबड़े पर, मतलब 6 टोटल है ना। ये हो गया आपका कौन? मोलर। मोलर जो होता है आपका कहां पर क्या है उसको हम बताएंगे, पूरे दांत का थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या क्या काम करता है, क्या क्या रोल है। आपका दांत का नाम वगैरह समझ में आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको फिर से बचपन में। बचपन में अगर हम जाएं और अपने दांत को जो है ना हम आगे बढ़ाएं तो कहां पहुंचेंगे? देखिए ये जब हम 6 से 8 मंथ के बच्चा होते हैं, 6 से 8 महीने हमारा जन्म के बाद का जो स्थिति होता है, उसको उस समय हमारा जो स्थिति है दांत का ये हो जाता है। सबसे पहले आपका जो दांत आता है, बीच वाला दो दांत आता है, और इस दांत का नाम क्या बताए थे? इंसीजर। तो कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके 6 से 8 महीने तक के उम्र में जो सबसे पहला दांत आता है उसका नाम है इंसीजर, बीच का दांत आता है। उसके बाद जब 8 से 10 महीने का हो जाता है तो बगल वाला जो दांत है इंसीजर, जो दो इंसीजर तो बीच में आ गया है ना, उसके बगल वाले जो दो दांत है इंसीजर वो आते हैं 8 से 10 महीने में। ठीक है, जब 16 से 20 महीने का हो जाता है बच्चा, तब वो केनाइन आ जाता है। देखिए दोनों साइड में केनाइन, ये केनाइन और ये केनाइन, आपको केनाइन नजर आ रहा है, केनाइन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बीच वाला आपका इंसीजर आता है, कितना महीने में? 6 से 8 महीने में। उसके बाद बगल वाला जो है ना इंसीजर आता है, उसके बाद केनाइन आ जाता है। उसके बाद 10 से 15 महीना जब हो जाता है बच्चे की उम्र का जन्म से, तो मोलर आ जाता है, पहला मोलर देखो। और करीब दूसरा साल में, उम्र के दूसरे साल में आपका सेकेंड मोलर आ जाता है। ये सारे के सारे दांत गिरने वाले हैं, गिर के नए दांत आने वाले हैं, इसलिए इनको हम लोग डेसिड्यूअस टीथ बोलते हैं, पतझड़ वाला दांत।
गिर जाने वाला दांत। क्योंकि ये इसमें बच्चा दूध पीते रहता है, इसलिए इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। अब अगर इसको बीच से काट दिया जाए, ठीक है, आपको हम बताए थे कि डेंटल फार्मूला देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपर जा और लोअर जा को बीच से दोनों को काटते हैं। तो इसमें देखिए तो इंसीजर कितना है, अपर जा में 2, ठीक है, केनाइन कितना है, 1 है। लेकिन ये जो प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर यहां पर गायब है। देखिए ये आपका 2 जो है ना वो आपका मोलर है। तो बचपन में क्या देखते हैं हम, 2 साल तक के बच्चों को क्या देखते हैं, उसमें इंसीजर होता है, केनाइन भी होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, मोलर होता है। तो उसका डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा, 2102, है ना, 2102 अपर में। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको लिखना चाहेंगे, देखते कोशिश कर रहे हैं लिखने का। ठीक है, आपको हम कोशिश कर रहे हैं लिखने का यहाँ पर। तो 2, ठीक है, 2, ठीक है, उसके बाद 1, ठीक है, 2 के बाद फिर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर कौन हो जाएगा, 0, और फिर कौन हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा अपर में। और अगर नीचे का बात हम करें, ठीक है, यहां का बात करें नीचे में, तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 1 और 0, 2। मतलब नीचे वाले जबड़े पर 2102, अपर वाले जबड़े पर 2102। देख रहे हो ना, 2 1 हुआ ना, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहां पर 0, प्रीमोलर नहीं है, केवल मोलर है 2। तो 2102 अपर पर और 2102 नीचे पर, इसलिए बटा में करके लिखते हैं, ऊपर और नीचे। अपर जबड़े पर आधा में कितना हो गया, 2102, नीचे वाले जबड़े पर भी 2102, हाँ 2102। ये बच्चा में हो गया। लेकिन बच्चा अब यंग में बदल गया है। यंग का मतलब आप लोग के उम्र का, है ना, आप लोग का उम्र का। आप लोग का उम्र का मतलब क्या बता रहे थे हम, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो हम आपको फिर से आते हैं इस पे, डेसिडिवस टीथ पर, पतझड़ वाले टीथ पर से परमानेंट टीथ पे बात करते हैं। तो परमानेंट टीथ पे अगर बात करें, बचपन में 2 साल तक की उम्र में आपका क्या कितना दांत रहने वाला है, तो 20 हो जाएगा ना, एक 2102 बाई 2102। अब थोड़ा बड़े में आ जाए, परमानेंट टीथ का बात करें, परमानेंट टीथ का बात करें। परमानेंट टीथ में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या स्थिति होने वाला है, थोड़ा सा देख लें। इसमें आपका, अब इसको बीच से बांट लो 20 परमानेंट में, तो जैसे ही आपकी उम्र जो है कितना साल की होगी, करीब 7 साल की होगी, 7 से 8 साल की। आपका उम्र जैसे ही 7 से 8 साल का होगा, आपका दांत गिरना शुरू हो जाएगा और दांत आना शुरू हो जाएगा। तो आगे के जो दांत हैं, 4 इंसीजर तो देख रहे थे आप, ये चारों इंसीजर हम समझ पा रहे हैं कि एक बार मना करने के बाद भी बच्चे जो सो। तो अभी हम आपके दांत पे बताए थे कि सबसे पहला दांत आपको 6 से 8 महीने पे आया था, इंसीजर का, है ना, 6 महीने पे आया था, 6 से 8 महीने पे। इसी तरह से जब आपका उम्र जो है ना 7 साल का होगा तो दांत गिरना, 6 से 7 साल का होगा तो दांत गिरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इंसीजर गिरेगा, वो भी सामने वाला इंसीजर, दोनों जो है ना ये गिरेगा, और आपका 7 साल में 2 दांत आ जाएंगे उसके गिरने के बाद। उसके बाद बगल वाला इंसीजर 8वां साल में गिरेगा और फिर आएगा। इसी तरह से 11 साल में जैसे ही आपका उम्र जो है ना 11 ईयर्स होगा जन्म के बाद, तो आपका केनाइन जो है ना वो गिर के नया केनाइन आ जाएगा। जब आप 12-13 में आ जाओगे तो प्री मोलर और मोलर भी आ जाएगा। करीब करीब फर्स्ट जो मोलर है वो आपका, फर्स्ट मोलर जो है ना वो 6 से 7 साल में आता है। सेकेंड मोलर जो है ना वो करीब 12 से 13 साल में आता है। और थर्ड मोलर जो है ना वो आपका, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, वो 17 से 25 साल के उम्र में आता है। इसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ बुद्धि का दांत क्यों बोलते हैं,
माना यह जाता है कि इसका काम डाइजेशन में कोई खास नहीं है। अगर डाइजेशन में काम होता तो 17 साल तक में हम बहुत कुछ खा लेते हैं, 17-18 साल में, और तब तक ये नहीं आता है। आता कब है? 17 साल के बाद आता है। तो आप सोच सकते हो इसका डाइजेशन में कोई खास रोल नहीं होता है। और लोग लोग जो है ना इस समय तक अपना ग्रेजुएशन वगैरह में क्लास में चले जाते हैं, तो लोगों का ये सोच है कि इससे आदमी का बुद्धि आ जाता है। हाँ, बुद्धि खुल जाता है। पहले चूंकि कम उम्र में ही लोगों का शादी हो जाता था, तो पत्नी और अपने का वो सोच आ जाता था, तो लोग इसको बोलते थे कि बुद्धि खुल जाता है बुद्धि के दांत आने से। रियली में इसका न तो बुद्धि से कोई मतलब है, और शायद डाइजेशन में भी इसका कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे थे डेंटल फार्मूला, और कुछ और की बात बता रहे थे। अब यहाँ पर हम, ये तो यंग हैं आप जो है ना 25 साल तो आपका उम्र हुआ नहीं है, 17 साल से आप लोग कम हैं, मतलब कि 12 से 14 साल के बीच के हैं आप सब। तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर देखो, ये जो है ना, आपके 4 दांत तो होंगे। अगर डेंटल फार्मूला करेंगे तो हाफ हो जाएगा 21, है ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अगर डेंटल फार्मूला करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर आ जाए इंसीजर में, तो इंसीजर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। और अगर प्री मोलर में आ जाए तो प्री मोलर कितना हो जाएगा? 2, हाफ में, है ना। और अगर मोलर में आ जाए तो मोलर भी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आपके उम्र में, आप लोग के उम्र में जो 10 तक के बच्चे हो, उन सब के उम्र में हाफ दांत पे अगर देखें एक साइड में, तो कितना हो जाएगा? 2 इंसीजर, 1 केनाइन, ठीक है, 2 प्री मोलर, और 2 क्या है? मोलर। ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो है आपका मोलर, ये तो आपका 17 के बाद आने वाला है। हाँ, मैट्रिक के एग्जाम के बाद, अभी आप लोग दिए नहीं है, या 17 हो गया होगा तो आ भी गया होगा। ठीक है, 17-18 हो गया होगा तो ये आ भी सकता है। लेकिन आपके उम्र में समानता, आपको यंग बोलते हैं। बचपन में कितना था? 2102, है ना। प्री मोलर गायब था, मोलर था 2, है ना। इंसीजर 1 था, सॉरी इंसीजर 2 था, और केनाइन 1 था। ये आपका बचपन में था। कितना वर्ष की उम्र तक? 6 साल तक। ठीक है, 6 से 7 साल तक। 7 साल के बाद मतलब आपके उम्र में आएंगे हम 14-15 वर्ष तक की उम्र में, तो 21, 22 बाई, ये तो ऊपर का हो गया आधा, और आधा नीचे ले लीजिए, तो 21, 22 बाई नीचे हो गया। तो आप लोग में 28 दांत होगा, और बच्चों में 6 साल 7 साल के बच्चों में कितना दांत होता है? 20 दांत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर एडल्ट का बात करें, एडल्ट मतलब जो मैच्योर हो चुका है, उसमें क्या आ गया भैया? मैच्योर हो गया मतलब 17-18 साल से ऊपर का हो गया, तो उसमें ये तीसरा मोलर जो है ना वो आ जाता है। तो यहां पर 2 के जगह पर अब कितना हो जाएगा सर? 2 के जगह पर 3 हो जाएगा। हाँ, और ये 2 जो है ना, वो 2 आपका समाप्त हो जाएगा। 2 जो है ना ये आपका, उसके जगह पर कितना दांत हो गया? 3 दांत हो गया। ठीक है, 2 दांत के जगह पर 3 दांत। तो एडल्ट में कितना हो जाएगा? 2 1 2 3, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये डेंटल फार्मूला का बात हो गया। अब हम डेंटल प्लग का बात करते हैं, थोड़ा सा डेंटल प्लग का बात करते हैं। तो डेंटल प्लग पे अगर हम आए, तो डेंटल प्लग क्या है, उस पे जाने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे का जो आपका अथी था उस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे हमको जाना पड़ेगा, और वहां, ठीक है, डेंटल कैरीज और डेंटल प्लग का बात करते हैं। डेंटल कैरीज क्या है? तो ये जो आपका इनामेल है या डेंटाइन है, इस पे क्या होता है ना, छेद हो जाता है, कैविटी बन जाता है, उसी को कहते हैं डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? कैविटीज इन enamel and dentine layer of our tooth due to gradual demineralization of क्या? minerals by बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ना, जब आपके इनामेल पर और डेंटाइन पर लगातार काम करता है और मिनरल्स को हटाता है,
तो वहां पर छेद हो जाता है या कैविटी बन जाता है, और इस कैविटी को ही हम क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं। तो डेंटल कैरीज क्या है, कैविटीज ऑन क्या, टूथ वॉल, हाँ, मेनली इन इनामेल, ऑल्सो इन डेंटाइन। इसी को लोग देहाती भाषा में खोड़हर कह देते हैं। खोड़हर, खोड़हर का मतलब है कि वो आपका दांत जो है ना वो आपका खराब हो गया, दांत का इनामेल में और डेंटाइन में छेद हो गया है। तो ये आपको हम बता रहे थे, इनामेल और डेंटाइन में जो छेद हो जाता है, जो कट जाता है, वो उसको बोलते हैं क्या बाबू, डेंटल कैरीज। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, डेंटल कैरीज से आगे बढ़ते हैं। आपके मन में आ रहा हो कि डेंटल कैरीज होता क्यों है भैया, तो उसको बताने के लिए हमको डेंटल प्लग बताना पड़ेगा। डेंटल प्लग क्या है भाई, डेंटल प्लग जो होता है ना, वो दांत पर जो है ना एक एक पीला रंग का, दांत पर पीला रंग का जो है ना लेयर चढ़ जाता है भाई। अब वो दांत पर पीला रंग का जो लेयर चढ़ता है ना, वो कैसे चढ़ता है, देखो ये जो है ना, सामान्यतः हम रात में खाना खाए और मुंह ठीक से धोए नहीं, तो ये जो दांत है आपका, दांत पर क्या होता है, जड़, क्या करें, दांत जो है ना उस पर आपका जम गया ऐसे लेयर, देखो ऐसे। समानता कहां पर जमता है, जहां पर मसूड़ा है ना उसके क्षेत्र में ज्यादा जमता है। तो वो जो आपका, वो जो जम गया है उसको बात देखते पहले, ये सबको हटा देते हैं। तो ये जो जम गया यहां पर, ठीक है, जम गया है, जमने के कारण इसमें बैक्टीरिया रह जाता है। ये जो लेयर जमा है इसी को कह रहे थे डेंटल प्लग। तो डेंटल प्लग क्या हो गया, दांत के ऊपर हल्का पीला रंग का एक परत बन जाना, है ना, एक लेयर बन जाना, उसी को कहते हैं डेंटल प्लग। अगर उसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए थीन लेयर और फिल्म, थीन लेयर को ही फिल्म कहते हैं, ये थीन लेयर और फिल्म ऑन टूथ, हाँ, कॉमा, फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर, बैक्टीरिया एंड फूड डेब्रिस। इसी के अंदर जो है ना बैक्टीरिया अपना छिप जाता है। रियली में जैसे आप पॉलिथीन का देखे होंगे आप कि किसी के पास घर नहीं है या कहीं खुला में है, तो क्या करता है, ऊपर से जो है ना वो पॉलिथीन लगा के या कपड़ा का जो है ना तिरपाल लगा के एक एक घर जैसा रचना बनाता है। कुछ हद तक यही यहां भी करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके दांत के ऊपर एक लेयर बना देता है, किसके साथ, शुगर के साथ मिलकर, चीनी जो आप खाते हो ना उसमें, उससे मिलकर, और तो और जो भोजन खाए हो ना उसका जो अवयव फंसा हुआ है दांतों के बीच में उसको ले लेता है और दांत के ऊपर एक परत बना देता है। थोड़ा हार्ड होता है ये, इसी को कहते हैं डेंटल प्लग। तो डेंटल प्लग हो गया आपका कौन, पीला वाला जो लेयर बनाया। सो इसी में जब बैक्टीरिया रहता है तो शुगर को वो यूज करता है और उससे लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करके यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनाता है। जब लैक्टिक एसिड बनाएगा तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो धीरे धीरे इनामेल को डैमेज करने लगता है, और इनामेल जो है ना वो धीरे धीरे डैमेज होगा और डैमेज होके अंततः घुस जाता है किसमें, डेंटाइन भी डैमेज हो जाता है, और इसी के कारण डेंटल प्लग से अब बदल जाता है डेंटल कैरीज में। तो डेंटल कैरीज मेनली होता है डेंटल प्लग के बाद, ठीक है। तो बोलेंगे सर इसको रोकने का क्या उपाय है, चीनी कम से कम खाएं, मीठा कम से कम खाएं। जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं उनको जो है ना डेंटल प्लग होने का संभावना ज्यादा होता है। रात में सोने के पहले दांत को बढ़िया से साफ कर ले, सुबह साफ करे चाहे नहीं करे, हाँ, रात में खाना खाने के बाद सोने के पहले दांत साफ कर लें, क्योंकि जो फंसा हुआ भोजन है वो रात भर शांति से पड़ा रहता है, जिससे बैक्टीरिया को प्लग बनाने का मौका मिल जाता है, लेयर बनाने का मौका मिल जाता है। तो डेंटल प्लग क्या हो गया, थीन लेयर होता है जो बैक्टीरिया का, शुगर का और फूड डेब्रिस मतलब अवशेष का बना होता है दांत के ऊपर।
डेंटल कैरीज क्या बताए, दांत में छेद हो जाता है, कैविटी हो जाता है, इनामेल डिकम्पोज हो जाता है, डेंटाइन डिकम्पोज हो जाता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के लैक्टिक एसिड निकालने के कारण। कैल्शियम यहाँ से हट जाएगा, और जब कैल्शियम हट जाएगा तो धीरे धीरे वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी बैक्टीरिया देता है और आपके प्रोटीन को तोड़कर दांत के दीवार में छेद बना देता है, होल बना देता है, कोड़र बना देता है। इसको कहते हैं डेंटल कैरीज। तो ये आपको दांत के बारे में बता दिए, डेंटल कैरीज बता दिए, दांत में छेद होना या गड्ढा बन जाना। दूसरा आपको बताया डेंटल प्लग, जो कि दांत के ऊपर परत बन जाता है, हल्का पीला रंग का, शुगर का, बैक्टीरिया का, और किसका, जो भोजन फंसा हुआ है इसका। बचने का उपाय बताया, रात में धोया कीजिए दांत, और जब भी साफ करते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे ब्रश चलाइए, ऊपर नीचे दांत पर, है ना। ब्रश जो भी आप चलाते हो वो ऊपर नीचे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए। आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे रगड़ते हो दांत, ऐसे नहीं, ठीक है। दांत पे ऊपर नीचे ऐसे करने से जो फंसा हुआ है दांत के बीच में वो फूड आइटम्स वो हट जाता है। ठीक है, ठीक से कुल्ला करके रात में सोना चाहिए। दिन में भी जब खाना खाते हो तो ठीक से कुल्ला करके पानी को 2-3 बार माउथ में लेके, बकल कैविटी में लेके उसको वो कुल्ला करना चाहिए, गुलगुला करना चाहिए, ताकि जो फंसा हुआ आइटम्स है वो निकल जाए। इसमें थोड़ा सा और हमको एक चीज और बताना है जो हम चाहते हैं कि बता ही दे। यहाँ पर अब नए जो है ना, अभी कई चीज हमको बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि सर दांत में एक और दांत का कॉमन रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिया या जिंजीवाइटिस। ये जो मसूड़ा है ना, उसमें बैक्टीरिया जब लग जाता है, ग्रो कर जाता है, उसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। ये बैक्टीरिया का नाम भी जिंजीवाइटी है, और वो आपका बैक्टीरिया का एक रूप है। वो क्या करता है, आपके जो दांत पर ये मसूड़ा चिपका हुआ है उसको हटा देता है। ठीक है, यहां से बीच से ऐसे हटा देता है, तो क्या होता है, मसूड़ा साफ हो जाता है दांत के बगल से। और जैसे ही मसूड़ा साफ होता है, मसूड़ा मतलब मांस जैसा जो रचना है जो लाल नजर आता है सामने से, वो जैसे ही साफ होता है, धीरे धीरे दांत का पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो आपको बताए थे वो टूटने लगता है और दांत अंततः बाहर निकल जाता है या हिलने लगता है। ठीक है, तो ये आपको दांत की टीथ के बारे में जो भी था सब